चलो, तो अभी अपन कैश फ्लो स्टेटमेंट देख रहे हैं। लास्ट लेक्चर में अपन ने कैश फ्लो की इनडायरेक्ट मेथड देखी थी, उसमें कुछ क्वेश्चन भी किए थे। ठीक है, आज हमको आगे बढ़ना है। तो लास्ट अपना क्वेश्चन नंबर 10 हो चुका है, बराबर ना? कुछ होमवर्क था। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट एंड इंफॉर्मेशन प्रिपेयर द कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ रयान लिमिटेड बाय इनडायरेक्ट मेथड for the year ended 31st March 2011. Particular note number 31st March 2011 10. Equity and liabilities, shareholder fund, share capital, reserve and surplus. Non-current liabilities में long term borrowing, current liabilities में trade payable, other current liabilities and short term provision, that is the provision for tax. Total asset में PPE, investment, inventory, trade receivable, cash and cash equivalent, other current assets. अब नोट्स में देखा है you have equity share capital जो 5 का 6 हो गया। इससे क्लियरली समझ में आ गया 1 लाख का शेयर इशू किया है। प्रेफरेंस शेयर 2 लाख का था, दैट बिकम 0। इससे समझ में आता है कि यहाँ पे क्या हो गया है, रिडम्पशन हो गया, बराबर ना? कभी कभी लगता है हमारा स्टाफ हमको डरा, एक्टिवा की चाबी मांगी है। समझ में आता है बॉस मैं हूँ कि ये है। बराबर ना? तुम भी कम हो क्या? नहीं हो? डर लगता है तुमको मुझसे क्या? हाँ, इससे डर तुमको नहीं लगता है? सबसे लगता है। सबसे ज्यादा किससे लगता है? मैं कभी कुछ बोला नहीं, पूरे दिन मेरे लेक्चर में चिल्लाते रहते हो, पूरे दिन लेक्चर में कभी ये कभी देखो ये, अब बोलते भी डर लगते हैं। तो बोलने का आप हमको बोलने नहीं देते। मैं तुमको बोलने नहीं देता हूँ। चलो ठीक है, बस तू सबसे ज्यादा बोलती है पता है। नहीं, अगर तू सबसे ज्यादा कम बोलती है तो मैं तो फिर एकदम बोलता ही नहीं है। चलो, तो यहाँ पे देखो देखो बातें कर रहे हैं, मैं तुमको समझा रहा हूँ, बातें मुझे डर लगता है। ये कौन सा डर है रे? तो कौन बोला? अरे बोला, अरे भाई माफ कर। आज वो आया नहीं, क्या नाम है अपना, भरत। अरे भरत है, भरत तो उधर बैठा है। क्यों? देखो मेरी शादी होने वाली है, क्या आप माफ करें, किसी और पे डोरा डाले। चलो निकल, चलो अरे शुरू। चलिए, 2 लाख का रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल था, दैट बिकम 0, मतलब रिडम्पशन कर लिया, बराबर है। अब यहाँ पे देखिए रिजर्व एंड सरप्लस में यू कैन सी CRR क्रिएट हुआ है। तो जो लोगों ने बायबैक पढ़ा होगा, जो लोगों ने प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन पढ़ा है, एटलीस्ट जो लोग फाउंडेशन से आए उन्होंने पढ़ा ही था, और बाकी वाले लोगों ने भी बायबैक और ये तो पढ़ा हुआ है। तो तुमको पता होगा जब भी हम इक्विटी शेयर कैपिटल का या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का रिडम्पशन करते हैं, उस केस में अगर हम फ्री रिजर्व से कर रहे हैं तो हमको रिजर्व क्रिएट करना पड़ता है, इसका नाम होता है CRR। तो बायबैक या रिडम्पशन के 2 वे होते हैं, एक होता है फ्री रिजर्व, दूसरा होता है फ्रेश इश्यू। अगर फ्री रिजर्व से कर रहे हैं तो CRR क्रिएट करना पड़ेगा, और फ्रेश इश्यू के तो कोई क्रिएट करना नहीं है। तो एज यू कैन सी 2 लाख का रिडम्पशन हुआ है, बट हमने 1 लाख का ही CRR क्रिएट किया है। 1 लाख का फ्रेश इश्यू हुआ है, तो देख लो 5 लाख के सामने 6 लाख, 1 लाख का फ्रेश इश्यू हो गया। ठीक है, एनीवेज कैश फ्लो में इसका कोई मतलब नहीं है, ऐसे ही टाइम पास कराया। चलो अब देखो, ये कैपिटल रिजर्व 70,000 हो गया। अभी कैपिटल रिजर्व कहां से आया ये सोचने वाली बात है, बट क्वेश्चन बताएगा लास्ट में। जनरल रिजर्व 2.5 लाख का बेटा 1.5 लाख हो गया, तो बस कुछ नहीं, ये जनरल रिजर्व इधर ही गया है CRR में, मतलब जो CRR बना है वो जनरल रिजर्व से बना है। तो इसकी एंट्री होती है बेटा जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू CRR। सोच के बताओ, क्या इसमें कैश आया, क्या कैश गया? तो क्या ये कैश फ्लो में आएगा? बस ये थी बात। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस 50 से 1 लाख हो गया, तो करंटली का प्रॉफिट कमाया होगा तो उसमें ऐड हो गया।
नाउ डिबेंचर 0 का 2 लाख हो गया, तो ऑब्वियसली ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, डिबेंचर इशू किया है, बराबर ना। हाँ, डिविडेंड पेबल 60 का 0 हो गया, तो ये भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, डिविडेंड पेड में काम आएगा। उसके बाद लायबिलिटी फॉर एक्सपेंस 20 का 30 हो गया, ये वर्किंग कैपिटल चेंज में काम आएगा। फिर प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट 5 का 765 हो गया, तो परचेज किया, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में काम आएगा। लैंड एंड बिल्डिंग 2 का 150 हो गया, तो मे बी डेप्रिसिएशन हो सकता है, मे बी परचेज सेल भी हो सकता है। कुछ नहीं मिलता तो डेप्रिसिएशन मानना, अदरवाइज क्वेश्चन बताएगा। एनीवेज जो भी होगा, ये कौन सी एक्टिविटी में आएगा, इन्वेस्टिंग में। तो यहां से जो करते हैं, a piece of land has been sold out of 1,50,000 for 1,50,000 cost 1,20,000। सो मुझे बताइए 1,20,000 की वैल्यू का लैंड को 1.5 लाख में बेचा, तो कितना गेन हो गया, तो प्रॉफिट हो गया इसमें 30,000। तो अगर मैं इनडायरेक्ट मेथड फॉलो कर रहा हूं, तो ये प्रॉफिट मेरे कहां पे आया होगा बताओ, P&L में, तो मुझे माइनस करना पड़ेगा, ये नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है। इसके अलावा एंड द बैलेंस लैंड वाज रीवैल्यूड, अब देखो बचा हुआ लैंड को रीवैल्यू कर दिया, और उसी से तुम्हारा कैपिटल रिजर्व बना है, तो वो जो रीवैल्यूएशन जो किया उसमें जो गेन हुआ, उसको रीवैल्यूएशन रिजर्व में नहीं डाला, उसको कहां पे डाला है, कैपिटल रिजर्व में। तो हम चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक है। कि अगर देखो, अगर तुम्हारा लैंड था 2 लाख का, कितने का लैंड था, 2 लाख। अब 2 में से 1.5 का बेच दिया बेटा, 2 लाख का था, उसमें 1.5 में बेचा, 1,20,000 का वैल्यू था, बताओ कितना वैल्यू बचना चाहिए, 80,000। बट क्वेश्चन बोला नहीं नहीं भैया 80 नहीं, हमारा 1,50,000 हो गया, तो मुझे बताओ 80 का 1,50,000 हो गया, तो कितना रिवैल्यूएशन हुआ, 70,000। ये 70,000 गेन इसने कहां पे डाला, कैपिटल रिजर्व में। चेक करिए कैपिटल रिजर्व 70 है कि नहीं है। ऐसे आया कैपिटल, बनाऊंगा अभी लिस्ट बनाऊंगा, ज्यादा समझ में आएगा, तो ऐसे ही बता रहा हूँ। चलो नंबर 2, ऑन 1 अप्रैल 2010 अ प्लांट वाज सोल्ड फॉर 90,000 रुपीज, तो सेल वैल्यू 90,000, ओरिजिनल कॉस्ट 70,000, WDV 50 दे रखा है, तो मुझे बताओ 50 के आइटम को 90 में बेचा, कितना गेन हुआ, 40 का। गेन P&L में आया होगा, हाँ, तो वहां से अपने को एडजस्ट करना पड़ेगा। आगे बोला डिबेंचर वर्थ 1 लाख वर इश्यूड एट अ पार फॉर कंसिडरेशन ऑफ लैंड ऑफ 4,05,000 4,50,000, ठीक है। तो आपने क्या किया है, एक प्लान परचेज किया है 4.5 लाख का, उसके बदले 1 लाख का आपने डिबेंचर इश्यू किया है, तो बचा हुआ 3.5 लाख कैश में दिया होगा, तो अपने जो कैश फ्लो आएगा उसमें कितना आएगा, 3.5 लाख। पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है, आपने सेल किया है 70,000 में, 50 का था 70 में बेचा, कितना गेन हुआ, 20,000। इसके अलावा बोलता है प्री एक्विजिशन डिविडेंड मिला है 5,000 का, और उसकी एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। क्या एंट्री होती है, तो ये बेसिकली इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कम करना रहता है, तो वही बोला है वॉज एडजस्टेड कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो ये एंट्री होती है इसकी, ये वाली, चाहे तो लिख भी सकते होते बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, ठीक है। चलो जो लोगों ने इन्वेस्टमेंट अकाउंट पढ़ा है उनको पता होगा, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है दैट्स ओके। अपने को सिर्फ ये पता करना है कि प्री एक्विजिशन डिविडेंड होता है, उसकी एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। लॉजिक बाद में समझ लेंगे इस चैप्टर में। इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर एंड पेड 15%, आपने करंट में इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर एंड पे किया है। इनकम टैक्स लायबिलिटी करंट का प्रोविजन फॉर टैक्स कितना है बेटा, 1,35,000। और लास्ट में बोला है डेप्रिसिएशन 15% हैज बीन चार्ज ऑन द प्लांट एंड मशीनरी बट नो डेप्रिसिएशन हैज बीन चार्ज ऑन द बिल्डिंग। खत्म। अब इस क्वेश्चन में सब आ गया, टू एंड तक जितना चीजें पड़ी थी सब इसमें आ गई। बिल्डिंग भी बेचा ना, लैंड भी बेचा ना, प्लान भी बेचा ना, डिविडेंड भी आया ना, रिजर्व में भी ट्रांसफर किया, ये ना वो ना सब दे दिया। ये हो गया एक बड़ा क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन तुम कर सकते हो, मतलब तुम्हारा कैश फ्लो अच्छे से समझ में आ गया। तो ये मिक्स हो गया, इसमें प्रोविजन फॉर टैक्स भी है, इसमें डिविडेंड का एडजस्टमेंट भी है, इसमें बायबैक भी है, इसमें रिडेम्पशन भी है, इसमें एक्सचेंज वाला भी है, इसमें सब बेच भी रहा है, गेन भी हो रहा है, सब हो रहा है। तो इसको बोलेंगे ओवरऑल सम। इसको बोलो इंपॉर्टेंट मार्क। एक बार एग्जाम में आया था 20 मार्क के लिए, 20 मार्क्स, ठीक है। हाँ। तो अभी इसको करेंगे, बस इसको करने से पहले मैंने क्या बोला, यहाँ पे बहुत सारे एडजस्टमेंट है। तो ऐसे वाले केस में क्या करना, पहले वर्किंग नोट बताओ, इससे कैसा तुमको बाद में कैश फ्लो में बहुत इजी पड़ेगा। सबसे पहला काम इसमें एक ही करना है, क्या बनाने का अपने को, वर्किंग नोट, ताकि कैश फ्लो बड़े आराम से बन जाएगा। आप वर्किंग नोट जितने बना सकते हो उसमें बना दो, दिक्कत नहीं है, सब चीजें पता है अपने को। पहले शुरू, पहले सबसे सिंपल बनाएंगे। सिंपल मतलब प्रोविजन फॉर टैक्स और डिविडेंड पेबल, ये सबसे सिंपल होता है। चलो
चलो सबसे पहले वर्किंग नोट, पहले मैं बना रहा हूं प्रोविजन फॉर टैक्स का। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्लोजिंग बैलेंस टू बैलेंस कैरी डाउन। ठीक है, तो आप क्वेश्चन देखोगे तो तुमको पता चलेगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं, इस वाले प्रोविजन फॉर टैक्स की बात कर रहे हैं। ओपनिंग है 60, क्लोजिंग है 95, ये 60,000, ये 95,000। अब मैंने क्या बोला, उस तरफ आता है पेड, यहाँ पे पेड आता है टू कैश, ये पेड होता है, और इधर आता करंट ईयर का जो P&L में आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, इसे बोलते हैं करंट ईयर प्रोविजन, CY मतलब करंट ईयर। ठीक है, अब दोनों में से कौन सा दे रखा है इस बार क्वेश्चन में, करंट ईयर का। चलो करंट ईयर का देख सकते हो यहाँ पे पॉइंट नंबर, यस पॉइंट नंबर 6, ओनली 35, ओनली 35 लिख दिया। अब यहाँ पे ये बैलेंसिंग फिगर फिर आ जाएगा, कितना आया 1 लाख। अरे हाँ कितना, नाउ लिसन, अब इसका एडजस्टमेंट का इफेक्ट बताओ। जैसे फॉर एग्जांपल इसका इफेक्ट कहाँ पे क्या होगा, जैसे पहले चीजें टू पेड किया है वो तो कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन में से इनकम टैक्स पेड माइनस करते हैं, बट यहाँ पे P&L अकाउंट भी लिखा है, तो जब मैं नेट प्रॉफिट ले रहा हूँ, अगर मैंने आफ्टर टैक्स लिया है तो उसमें मुझे बिफोर टैक्स के लिए उसमें ऐड करना पड़ेगा। अब क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको कहीं पे भी बिफोर टैक्स दे रखा, बल्कि आपको बैलेंस शीट का प्रॉफिट दे रखा है। मैंने पहले ही बोला बैलेंस शीट का प्रॉफिट मतलब आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, डिविडेंड रिजर्व सब होने के बाद में, तो डेफिनेटली उसमें आपको इसका एडजस्टमेंट करना ही पड़ेगा, तो वहां पे काम आ जाएगा। समझा, चलो ये हो गया अपन। चलो बाय बैलेंस और टू बैलेंस डिविडेंड पेबल का, तो डिविडेंड पेबल यहाँ पे दे रखा है नोट्स में आप देखो तो 60,000 दैट बिकम 0। हमको पता है एक तो हम तो यहाँ पे लिखते हैं टू कैश जो पेड किया होता है, बराबर ना, और यहाँ पे जो करंट ईयर में कुछ किया है तो प्रॉफिट एंड लॉस में से ही देते हैं, जो रिजर्व एंड सरप्लस बैलेंस में आता है उसमें लिखते हैं माइनस डिविडेंड पेबल जो भी होता है। तो अब क्या इस क्वेश्चन में डिविडेंड के बारे में कोई इंफॉर्मेशन है कैसे नहीं है, ये पॉइंट कौन पड़ेगा, है कि नहीं है? तो अब ये इंटरिम डिविडेंड जो है अपना डिक्लेयर एंड पेड क्लियरली वर्ड किया, डिक्लेयर भी किया पेड भी किया। ठीक है, तो अब करंट ईयर का कितना डिविडेंड होगा, तो आपको इसके लिए शेयर कैपिटल लिखना पड़ेगा। अभी कौन से डिविडेंड की बात कर रहे हैं, इक्विटी की प्रेफरेंस, इसने इंटरिम डिविडेंड बोला है, तो आप देखिए 2 लाख का, ये 5 लाख का, ये तो 6 लाख का हो गया है। ठीक है, और 2 लाख का 0 हो गया है। तो ये कौन से डेट पे हुआ है, कुछ क्वेश्चन के हिसाब से पता चलता है तुमको ये कौन से डेट पे हुआ होगा, क्वेश्चन पढ़िए, क्या पता चलता है बायबैक या रिडम्पशन या समथिंग कौन से डेट पे हुआ है, क्या क्वेश्चन में कुछ डेट दे रखी है, आंसर इज नो। तो अब तुमको अज्यूम करना पड़ेगा। अब ये हम ये अज्यूम करते हैं कि फर्स्ट डे पे हुआ, कब हुआ, तो अगर फर्स्ट डे पे हुआ है तो मैं डिविडेंड जो डिक्लेयर करूंगा इंटरिम डिविडेंड वो 5 लाख पे करूँ कि 6 लाख पे करूँ, सोच के बोलना, लॉजिक लगाओ, लॉजिक बोला तो 6 पे, क्यों 5 लाख तो ओपनिंग था 1 तारीख को ही था, और आपने 1 लाख भी 1 तारीख को इशू किया, तो जब मैं साल के मिड में कर रहा हूँ तो मेरे पास में कितने शेयर्स होंगे, 6 लाख के अमाउंट के, 6 लाख पे दूंगा ना। अब अगर तुमने ये अज्यूम किया कि हमने बायबैक जो इशू किया वो 1 तारीख को किया है, तो रिडम्पशन भी कब किया होगा, 1 तारीख को ही किया होगा। तो मुझे बताओ जब 2 लाख का था मैंने 1 तारीख को रिडम कर लिया, तो क्या उनके ऊपर डिविडेंड देना चाहिए, नहीं, तो प्रेफरेंस शेयर को मारो गोली, कुछ काम का नहीं है। क्या बच गया अपना इक्विटी, तो हमको इक्विटी शेयर पे डिविडेंड की बात करनी है। ठीक है, अब इक्विटी पे डिविडेंड कितना आएगा, तो आप देखिए 4 लाख का कैपिटल था, 4 था ना, 6 का कैपिटल था,
इंटू 15%, 90,000, ये करंट डिकल हो गया। तो मुझे बताओ, इसने बोला इंटरिम डिविडेंड पेड, तो अगर इंटरिम डिविडेंड पे किया है और क्लोजिंग में 0 है, मतलब ओपनिंग में तो पे किया होगा, तो ओपनिंग और इंटरिम दोनों मिला के कितना पे किया अपन करंट ईयर में? 1,50,000 का। दिस इज योर बैलेंसिंग फिगर। ये अकाउंट देखो और इसमें कुछ समझ में नहीं आया तो आप बोल सकते हो। समझा क्या किया है? पक्का? अब इसका इफेक्ट बताओ। एक तो पेड है तो कौन सी एक्टिविटी होगी? फाइनेंसिंग। और दूसरा पीएनएल में जब मैं दोनों सारा कंपैरिजन लूंगा तो उसमें मुझे एड बैक करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें नॉन ऑपरेटिंग हो गया तो वो इसमें इंक्लूड हो गया। अगर मुझे प्रॉफिट बिफोर टैक्स दे रखा हो तो टेंशन नहीं थी, तो इन दोनों का कोई मतलब ही नहीं था, बट नहीं दे रखा है, इसके लिए मुझे इनको इफेक्ट देना पड़ेगा। बोलो समझा कुछ? ये दो तो हो गए अपने सिंपल वाले। अभी आगे बढ़ते हैं। अभी कौन सा करूंगे तुम बताओ? लैंड को बेच दूं? चलो फिर तुम्हारी इच्छा, तो आज लैंड को बेच देते हैं अपन। लैंड अकाउंट, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना लैंड ओपनिंग है अपने पास में? लैंड एंड बिल्डिंग 2 लाख का। क्लोजिंग भी यहाँ पे दे रखा है 1,50,000। डेप्रिसिएशन तो इस पर आता नहीं है, बराबर है, तो छोड़ो। अब क्या हुआ है वो देख लेते हैं। लैंड को बेचा 1.5 लाख में, तो बाय बैंक 1.5 लाख रुपया। मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर मैं इसको मेंटेन कर रहा हूँ WDV पे तो जाएगा भी WDV। तो अब डेप्रिसिएशन तो है नहीं, तो कॉस्ट और WDV इक्वल टू सेम, तो यहाँ बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला। तो अगर मैं इसको बेचा है तो इसका जो वैल्यू होगा वो जाएगा। क्या इसका वैल्यू 1.5 लाख था कि 1,20,000 था? 1,20,000। बट बैंक में क्योंकि 1,20,000 1,50,000 मिला, ज्यादा मिला 30,000, इसको प्रॉफिट बोल के अपोजिट साइड में लिख के हिसाब से टैली कर लेते हैं। तो ये आ गया प्रॉफिट ऑन सेल 30,000। देख लो 1.5 लाख इधर लिखा, 30 इधर लिखा, नेट 1,20,000 का माइनस हो गया। क्या ये तुमको समझ में आया? चलो, नहीं समझ में आया तो बचपन से जो पढ़े हो कि लॉस हुआ तो इधर ना, गेन हुआ तो उधर, खत्म, सेंचुरी खत्म। चलो, अब ये बोलता है कि आपका कैपिटलिज्म में सिर्फ जो है वो रिवॉल्यूशन का गेन है। तो ये लैंड को रिवैल्यू किया होगा तो ये एंट्री होती है लैंड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। तो ये कैपिटलिज्म मैंने लिख दिया। कितना कैपिटलिज्म था? 70,000 का। ये लो, अब आप चेक कर सकते हो कि क्या ये टैली हुआ है कि नहीं हुआ है। चलो अब इसका इफेक्ट बताओ अपने कैश फ्लो में। बैंक में जो पैसा आया है वो कौन सी एक्टिविटी होगा? इन्वेस्टिंग। उसमें अमाउंट रिसीव ऑन सेल ऑफ जो भी है लैंड 1.5 लाख रुपया। प्रॉफिट जो है वो पीएनएल में इफेक्ट आएगा, तो जब अपन प्रॉफिट लेंगे तो उसमें अपने को माइनस करना पड़ेगा, बाकी कोई इफेक्ट यहाँ पे आएगा नहीं। समझ में आया तुमको? तो ये 3 हो गया। आगे बढ़ते हैं। चलो नंबर 4। अब यहाँ पे प्लांट की बात करते हैं। ये बड़े ध्यान से समझना, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग मतलब समझते हो ना? इंटरेस्टिंग मतलब, इंटरेस्टिंग मतलब जो सिस्टम हिला देगा, क्या बोलेंगे? इंटरेस्टिंग। तो अभी तुम्हारा दिमाग का सिस्टम हिल जाएगा। चलो कोई तो बोला सर उसके लिए दिमाग भी तो होना चाहिए। पहचान लेते हो तुम खुद को। चलो, तो यहाँ पे ये रहा प्लांट, 5 का 765 हो गया, तो ये 5 लाख यहाँ पे मैं लिखूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले वही जो हम बचपन से करता है कि लिख देंगे अपन बैलेंसेस। अब यहाँ पे क्या बोलता है वो देखना। प्लांट वॉज सोल्ड फॉर 90,000, तो बैंक में 90,000 आया, तो बाय बैंक जबकि इसका वैल्यू था 70,000, वो तो ओरिजिनल कॉस्ट था, बट इसका WDV था 50, तो 50 कम होना चाहिए था क्योंकि हम WDV मेंटेन कर रहे हैं, तो 50 कम होना चाहिए 90 में। तो कितना गेन हो गया? 40 का। तो ये 40 का गेन इधर लिख देंगे। 40 का
चलो, इसके अलावा हमने डिबेंचर इशू की है बेटा 1 लाख की, तो टू, अब डिबेंचर इशू के तो मैं क्या लिखूं, टू बैंक लिखोगे, टू डिबेंचर लिखूं, टू डिबेंचर्स 1 लाख के। और ये बोल रहे टोटल तुमने प्लान एक बार 4.5 लाख का किया था, तो 4.5 में से 1 का डिबेंचर तो बचा हुआ कैश में दिया होगा, तो 2 कैश या बैंक। $3.5 लाख का ये आ गया। अब बचा हुआ जो होगा वो तुम्हारे हिसाब से क्या होगा, डेप्रिसिएशन। तो हम बचा हुआ डेप्रिसिएशन भी बोल सकते हैं, मैं क्रॉस वेरीफाई भी कराऊंगा, डोंट वरी। कितना आया, 1,35,000। ठीक है, अब क्रॉस वेरीफाई भी कर लेते हैं, जो हमने किया वो बराबर किया कि नहीं किया। तो बाकी सब तो ठीक ही है, डेप्रिसिएशन का क्रॉस वेरीफाई करना है, जो आया वो बराबर आया कि नहीं आया। तो क्रॉस वेरीफाई करना है डेप्रिसिएशन को, तो वो भी कर लेते हैं। चलो, आप सब सोच के बताइए, आपने ये डेप्रिसिएशन के बारे में क्या बोला, डेप्रिसिएशन 15% हैज बीन चार्ज ऑन द प्लांट एंड मशीनरी, तो 15% का रेट होगा, बराबर ना। अब ये एसेट आपने 1 अप्रैल को ही बेचा है, तो मुझे बताओ 5 लाख का ओपनिंग था, उसमें से आपने कितना वैल्यू का बेच दिया, 50,000 वैल्यू का बेचा है। तो अगर 5 लाख का टोटल वैल्यू था, उसमें से 50 का तुमने बेच दिया है फर्स्ट डे पे ही, तो तुम्हारे पास कितने वैल्यू का प्लान में 4.5 लाख का। ठीक है, अब 4.5 लाख का तो था ही था, प्लस आपने और परचेज किया उसी दिन पे, तो इसमें भी पूरे साल का डेप्रिसिएशन आएगा। अब डेप्रिसिएशन पूरे 4.5 लाख इसमें ऐड कर लो, जो परचेज किया वो वाला, तो कितना होता है तुम्हारा टोटल 9 लाख, और 9 लाख के ऊपर 15% का 1,35,000। क्या बोला, समझ में आया? दिस इज द ओपनिंग बैलेंस, दिस इज द सोल्ड वैल्यू, तो ये बच गया बैलेंस, और ये परचेज कर लिया, तो एट द एंड तक अपने पास में इतना वैल्यू का बचा, और उसमें ही अपने को पूरे साल का डेप्रिसिएशन करना है, क्योंकि सब फर्स्ट डे पे हुआ, तो जो भी होगा वो पूरे साल रहेगा। समझे? चलो, तो ये प्लान भी हो गया। अब मुझे प्लान में से बताओ, इसका इफेक्ट कैश फ्लो में कौन सा होगा। ये तो सेल किया, ये तो चला जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, डेप्रिसिएशन ऐड हो जाएगा पी&एल में, और प्रॉफिट जो है वो माइनस हो जाएगा। पर डिबेंचर, क्या डिबेंचर कहीं पे आएगा? नहीं आएगा, पैसा ना तो आया है ना गया है, तो फाइनेंसिंग में ये नहीं आएगा, ध्यान रखो। क्या बोला, समझ में आया? तो अगर आपने बिना पूरा पढ़े आपने डायरेक्ट फाइनेंसिंग में ले लिया, आपने बोला कि सर देखो 0 का डिबेंचर था, 2 लाख का इशू हुआ, 2 लाख का पैसा आया, कैश फ्लो फ्रॉम कैश रिसीव ऑन द इशू ऑफ डिबेंचर 2 लाख, और ले लिया फाइनेंसिंग में, गए अकाउंट से, कि 2 लाख में से 1 लाख का तो आपने एक्सचेंज में इशू किया है, तो जो पैसा आया होगा वो सिर्फ 1 लाख के लिए आया होगा। समझ में आया मैं क्या बोला? तो वो थोड़ा सा ध्यान रखना अपने को। और अब ये भी हो गया अपना, अब ये बचा है इन्वेस्टमेंट। क्या बचा अपना? चलो भैया इन्वेस्टमेंट अकाउंट बना लो फिर। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। चलो भैया टू बैलेंस ब्रॉट डाउन की बात करते हैं मुन्ना। कितना बैलेंस है तुम्हारे इन्वेस्टमेंट अकाउंट में? तो अगर आप देखते हो तो ये है 80,000 का, दैट बिकम 50,000, तो हमने बेचा तो है ही है, ये तो कंफर्म है। अब आएगा मजा, सुनना ध्यान से, क्या बोलता है कि आपने पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 50,000 वैल्यू का 70,000 में बेच दिया, तो बाय बैंक में तो 70 आएगा, बट लेस 50 होना चाहिए था, तो 20 का गेन हो गया। वो गेन को अपना पोजीशन में लिख के खत्म कर देंगे। टू प्रॉफिट ऑन सेल 20,000। क्या ये आपको समझ में आया? तो ये तो उसका हो गया। अब इसमें डेप्रिसिएशन तो आता
हाँ, बट अपने को डिविडेंड मिला है तो उसकी एंट्री आपने बताई बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड, तो यहाँ पे बाय बैंक अकाउंट नीचे लिखता हूँ डिविडेंड का एडजस्टमेंट भी आएगा 5,000 का। अब आप लॉजिक में सोचिए कि क्या आपका ये टैली हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, और 2 में आ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं पे आपने परचेज किया हो। लॉजिक भी सोचिए ना, 80 का इन्वेस्टमेंट था, 50 बेचा तो 30 बचना चाहिए था, 30 में से चलो 5 का डिविडेंड भी हो गया तो 25 बचना चाहिए था, तो तुम बोल रहे हो भैया 50 बचा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं पे आपने परचेज किया होगा तभी तो बढ़ा है। तो ये हिडन एडजस्टमेंट था, इसीलिए बोला कि अकाउंट बना तो समझ में आएगा। तो ये टू बैंक अकाउंट ये हम मानते हैं परचेज किया, क्या किया, बैलेंसिंग फिगर बताओ कितना आया 25, वही जो मैंने बोला था। तो अगर तुम ये नहीं करते, डायरेक्ट करने की ट्राई करते, तो ये तुम्हारा इन्वेस्टिंग में रह जाता। बोलो समझ में आया आपको? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसका इफेक्ट बताओ कैश फ्लो में। बैंक में जो पैसा आया है वो इन्वेस्टिंग में आ जाएगा, डिविडेंड वाला भी इन्वेस्टिंग में आ जाएगा, उसके बाद जो प्रॉफिट है वो वहां से माइनस हो जाएगा, और जो पैसा ये खरीदा है वो भी इन्वेस्टिंग में आ जाएगा। इस तरह से हम इन्वेस्टिंग का इफेक्ट देख सकते हैं। चलो, डिविडेंड की बात कर ली है, इनकम टैक्स की बात हो गई, डेप्रिसिएशन की हो गई है, बस। तो वर्किंग नोट तो मेरे सारे खत्म हो गए जो मेन थे। फिर भी तुमको डाउट लगे, जैसे डिवेंचर्स का है, तो तुमको अगर डाउट लगे तो मैं बना देता हूँ तुम्हारे डिवेंचर अकाउंट। जो लायबिलिटी वाला है तुम पता नहीं क्या समझ लोगे। बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 0 टू बैलेंस कैरी डाउन 2 लाख। अब तुम खुद ही बोल रहे हो कि हमने इसके सामने प्लांट लिया है 1 लाख का, लेजर पोस्टिंग बराबर ना, जो प्लांट में अपन ने की थी, तो लेजर पोस्टिंग होगी कि नहीं होगी, तो ये प्लांट कहा गया, तो बच्चा वो हमने इशू किया होगा, तो बाय कैश या बैंक अकाउंट इशू वाला कैश में 1 लाख बैलेंसिंग फिगर। तो अब इसका इफेक्ट बता दो क्या होगा, तुमको पता ही है, ये बैंक में जो पैसा आया है ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आ जाएगा, बस इतना ही, समझा? तो अब ये वर्किंग नोट जो है ये तुमको हेल्प करेंगे कैश फ्लो बनाने में। 1 2 3 4 5 6 बनाया तुमने, तो आपको समझाने के हिसाब से इंपॉर्टेंट थे। बाकी भी बना सकते हैं बहुत सारे, पर मैं डायरेक्ट बता दूंगा, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा। क्या ये तुमको समझ में आया? चलो अभी कैश फ्लो शुरू करें, कॉपी बाद में कर लेना, ठीक है? इसको समझ लो बेटा। सबसे पहले कंपनी का नाम रयान लिमिटेड, चलो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है? सबसे पहले मैं लिखूंगा नेट प्रॉफिट। अब ये नेट प्रॉफिट एक्चुअल में जो है मेरा आफ्टर टैक्स, क्या सब दोनों का डिफरेंस में लिख रहा हूँ, ओपनिंग और क्लोजिंग का डिफरेंस, ठीक है? तो मतलब ये आफ्टर डिविडेंड आफ्टर टैक्स सब है, सबके बाद का है फाइनल वाला। तो ये नेट प्रॉफिट कैसे निकालेंगे वो देख लो। अब दोनों प्रॉफिट को कंपेरिजन करो तो यू विल गेट योर आंसर। तो मेरा ये नेट प्रॉफिट जो है ये 50 और 1 लाख का डिफरेंस है। 1 लाख जो है वो क्लोजिंग है, 50,000 जो है वो ओपनिंग है। अब दिस प्रॉफिट इज आफ्टर ऑल थिंग,
ये लास्ट वाला है तो इसमें सब चीजें आएगी सब। चलो तो 50 का प्रॉफिट ले लिया मैंने। अब इसमें आपको सब चीजों का इफेक्ट देना पड़ेगा, एक एक आइटम का अपन को देना पड़ेगा। तो यहाँ से देखिए जो आइटम पीएनएल में आई होगी और नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग होगी वो सब देना पड़ेगा। तो यहाँ से देखिए जैसे टैक्स है, डिविडेंड है, तो मैं डिविडेंड पहले ले रहा हूँ क्योंकि लॉजिकली वो स्टेप में सबसे लास्ट में होता है इसके लिए। तो 90,000 का डिविडेंड डिक्लेयर किया आपने, तो ऐड करेंगे डिविडेंड, डिक्लेयर 90,000, फिर ऐड करेंगे। अब ये आ गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, क्या गया ये। अब इसमें अगर मैं प्रोविजन फॉर टैक्स ऐड करूंगा, चलो प्रोविजन फॉर टैक्स कितना था, प्रोविजन फॉर टैक्स अपन 135, ठीक है। तो ये जो आता है ना इसे बोलते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स, क्या बोलते हैं इसको। अब तुम्हारे मन में एक डाउट आ सकता था, आपने रिजर्व में जो किया ना वो क्यों नहीं किया, क्योंकि रिजर्व में आया नहीं है, पैसा गया है। आता है तो प्रॉफिट एंड लॉस में से जाता है। तो रिजर्व बड़ा होता तो मैं ये बात रिजर्व में पैसा डाला होगा तो वो भी इसमें ऐड करता। तो क्या रिजर्व बड़ा ही कम हुआ है, कम हुआ है, तो आपने कोई प्रॉफिट में से रिजर्व में पैसा नहीं डाला है, वो रिजर्व किसी और से था, मतलब कहीं और ट्रांसफर हुआ, तो उससे वो मतलब नहीं है। समझ में आया। हाँ, ऐसा रिजर्व मैं बोलता रिजर्व 50,000 ओपनिंग होता, क्लोजिंग में 80,000 हो गया, 30,000 बढ़ गया, कुछ नहीं बोला, तो मैं ये अज्यूम करता हूँ कि प्रॉफिट में से रिजर्व में डाला हुआ। तो ऐसे वाले केस में कहीं ना कहीं पे जो प्रॉफिट आपने लिया उसमें रिजर्व में ट्रांसफर भी इंक्लूड है, अब वो नॉन कैश आइटम हो गया, इसके लिए अपने को ऐड करना होता। बट क्या इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ बोला है, नहीं, रिजर्व बड़ा नहीं है, इसका मतलब वो ट्रांसफर भी किया, जब किया ही नहीं तो मुझे ऐड भी करना है। क्लियर है। चलो तो ये आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स, बता दो कितना आया, 2,75,000। अब इसमें वो इनकम और एक्सपेंस का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो क्या क्या इनकम एक्सपेंस है वो यहां से देख लेते हैं अपन नोट्स में से। तो यहां से शुरू करते हैं, ये वाला प्रॉफिट आया 30,000 का, तो ये प्लस हुआ होगा, तो अभी क्या करेंगे माइनस, माइनस करेंगे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड। कितना था आपका, 30,000। इसी तरह से प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट, 40,000, वो भी यहां से चलेगा। इसका डेप्रिसिएशन था तो वो क्या हो जाएगा ऐड, ठीक है। इसमें था थर्ड वाले अकाउंट में डेप्रिसिएशन 135 का। ठीक है। अब इसके अलावा क्या आएगा इसमें, तो आपने देखा यहां तक प्लांट वाला हो गया, ठीक है। पीएनएल का इफेक्ट लिखना अभी के लिए, फिर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है बेटा 20,000। चलो उसके अलावा ये डिवेंचर इशू क्या है, इसमें तो कोई प्रॉफिट लॉस में फिर आया ही नहीं है, खत्म। बट मैंने क्या बोला, जब भी आपका हो तो इंटरेस्ट को हमेशा क्रॉस वेरीफाई करना। आपके पास डिवेंचर्स है, आपने ये अज्यूम के डिवेंचर फर्स्ट डे पे इशू किया है, ऐसा केस में उसके ऊपर पूरा इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। तो 9% 2 लाख का कितना होता है 18,000। बट इसको हमेशा विद कंपेरिजन करो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। तो क्या मेरा कोई आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट तो नहीं है, तो अदर करंट लायबिलिटीज में मिलेगा होगा तो नहीं है, लायबिलिटी पर एक्सपेंस है, अदर करंट लायबिलिटीज में वो इंटरेस्ट का नहीं है, मतलब पूरा पे कर लिया। तो अब क्या प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो आपने माइनस किया होता, अभी क्या हो जाएगा ऐड, ऐड करना है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। तो इंटरेस्ट तो सब पे करना पड़ेगा ना, 2 लाख के ऊपर पूरा, तो 2 लाख पे 19% कितना आ गया 18,000। तो मैंने 18,000 यहाँ पे ऐड किया, बट फाइनेंसिंग में कुछ नहीं बोला, आउटस्टैंडिंग कुछ नहीं है, तो मैं ये पूरा पे कर लिया, तो उधर माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस हुआ उधर माइनस हुआ, नेट इफेक्ट क्या हुआ 0। तो अगर एग्जाम में भूल भी गए तो भी तुम्हारा कैश फ्लो तो टैली होगा। तो बोला एग्जाम में भूल भी गए तो भी क्या होगा, कैश फ्लो तो टैली होगा। अगर अक्रूड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट नाम की चीज दिख गई और फिर तुमने गड़बड़ कर ली तो गड़बड़ हो जाएगा, फिर टैली नहीं होगा। यहाँ पे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट नहीं है, इसके लिए टैली हो जाएगा। 18 ऐड किया 18 लेस किया, समझ में आया। चलो बस इतना ही था। अब बताओ कितना आया 3,38,000। क्या बोलेंगे इसको प्यार से, नेट प्रॉफिट नहीं,
दिस इज योर ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। अब इस अपने को इसमें करंट एसेट करंट लायबिलिटीज वाला इफेक्ट देना पड़ेगा। कहां से देंगे करंट एसेट करंट लायबिलिटीज का इफेक्ट? तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो अपना एक ही था ट्रेड पेबल, पहला तो है ट्रेड पेबल 1,10,000 का 1,15,000 हो गया, तो 5,000 से इंक्रीज हुआ तो प्लस इंक्रीज इन कितना है बेटा 5,000 बराबर ना। अब बात करें लायबिलिटीज की बात करता हूँ तो यहाँ पे था लायबिलिटीज फॉर एक्सपेंस 20 का 30 हो गया, तो ये भी लायबिलिटी बढ़ गई। इन क्या नाम था लायबिलिटी फॉर एक्सपेंस 10,000 ना। चलो इसके बाद में क्या आएगा देखो, पीपी हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, इन्वेंट्रीज 90 का 95 हो गया, तो ये परचेज किया तो माइनस इंक्रीज इन कितना है इन्वेंट्रीज 5,000। ट्रेड रिसीवेबल 2,25,000 का 2,50,000। कितना आएगा 25,000। कैश इन कैश तो लास्ट में आएगा। अदर करंट असेट क्या कुछ इसका इंफॉर्मेशन है नहीं, तो आप इसको वर्किंग कैपिटल चेंज में ले लो, ठीक है। प्रीपेड वगैरह कुछ होगा तो कोई बात नहीं, अपन यहाँ पे ले लेते हैं। ये भी इंक्रीज हुआ तो ये भी माइनस हो जाएगा। कितना है अदर करंट असेट 65 का 1,35,000। देखो कितना आया 2,88,000। हाँ हाँ, तो तभी तो बोलो नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन ना, उसमें से इनकम टैक्स माइनस होता है ना। क्या हुआ, अच्छा ये वाला बस। चलो इनकम टैक्स पेड कितना है, कितना आया 1,88,000 बराबर ना। चलो ये हो गया पहला एक्टिविटी तुम्हारा इतना बड़ा है मुझे। अभी दूसरा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब इन्वेस्टिंग में जो जो आपने असेट बेचा है सब आएगा, एक एक वर्किंग नोट देखते जाओ बोलते जाओ। तो देखो यहाँ से शुरू करते हैं, दो तो ये हो गया, लैंड बेचा है 1,50,000 का, डायरेक्टली सेल ऑफ लैंड। हाँ भाई लो बस, अमाउंट रिसीव्ड ऑन सेल ऑफ लैंड कितना है 1,50,000। और क्या बेचा, हाँ तो सेम अमाउंट रिसीव्ड ऑन सेल ऑफ प्लांट कितना है, और क्या बेचा इन्वेस्टमेंट। आप डायरेक्ट एग्जाम में सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट भी लिख सकते हो, वो तो आपके लिए मैं लिखता हूँ अमाउंट रिसीव होता है, तुम कंफ्यूज ना हो। कितना है 70,000।
और किसका पैसा मिला है इंटरेस्ट का, डिविडेंड डिविडेंड। $5,000, ये तो सब पैसा आया। अब पैसा जाने की बात करते हैं। तो अगर आप देखो यहाँ से, लैंड तो कोई परचेज किया नहीं है, रीवैल्यू किया उसका मतलब नहीं है। ये प्लान परचेज किया 3.5 लाख का, यहाँ पे आएगा। परचेज ऑफ प्लांट 3.5 लाख। और क्या परचेज किया है? परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट 25,000, बराबर ना। उसके बाद क्या बच गया, और देखो कुछ। बस ना। हाँ, चलो मारो टोटल जरा। नेगेटिव 60,000। चलो अब फाइनेंसिंग के बारे में बताओ। एक तो इक्विटी शेयर इशू किया था, तो उसमें आएगा इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स। $1 लाख, ठीक है। और डिबेंचर की यहाँ पर दो में से एक तो प्लान के सामने था। $1 लाख, और रिडम्पशन किया था आपने। कितना? 2 लाख। और इंटरेस्ट पे किया? 18,000। और ठीक है, आई गेस इतना ही था, और कुछ दिख नहीं रहा है। डिविडेंड है ना, हाँ तो बोलते नहीं तुम लोग। $1.5 लाख ना। चलो अब करो। बराबर है। चलो अब तुम इतना कर ले तो एग्जाम में तुम एक बार क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। तीनों का टोटल नेट किया, फिर ओपनिंग बैलेंस सेट किया, क्लोजिंग मैच हो रहा कि नहीं हो रहा है, ऐसा। फिर नहीं हो तो तुम मैच करा सकते हो। -40, कितना ओपनिंग बैलेंस था कैश का? 90, तो 30,000 का क्लोजिंग दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। 50 है, मैच हो गया। चलो तो ये तीनों करेंगे, टोटल मारेंगे। अच्छा इसको मैं लिख देता हूँ, हाँ पहले लिख देता हूँ क्या है ये। नेट कैश यूज, हाँ नेट यूज्ड फाइनेंस एक्टिविटी, ठीक है। अब आया नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स -40, और इसमें ऐड करेंगे कैश कितना? 90,000, 50 का बैलेंस।
अपने हो गया इसमें 40 मिनट। ठीक है, वो इतना समझाने के बाद खुद से करूँगा तो आराम से ये 25 मिनट में हो सकता है। अब इसका नहीं आएगा, अब आया तो 14 मार्क का आएगा। अब 20 का कोई क्वेश्चन आता ही नहीं ना एग्जाम में, 14 मार्क ही आता है मैक्स। चलो कॉपी करना शुरू करो। चलो तो ये था तुम्हारा कौन सा क्वेश्चन नंबर 11। अब आएगा तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 12 और फिर 13 और फिर चैप्टर खत्म, बराबर ना। तो क्वेश्चन नंबर अपन 12 कर रहे हैं, कौन सा क्वेश्चन नंबर 12। द बैलेंस शीट ऑफ द न्यू लाइट लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2011 एंड 10 आपको दे रखा है। 10-11 शेयर कैपिटल है, नोट के साथ में पढ़ू तो इक्विटी शेयर 12 का 16 हो गया, मतलब 4 लाख का इशू किया। कौन सा एक्टिविटी है ये, फाइनेंसिंग। प्रेफरेंस शेयर 4 लाख का 280 हो गया तो रिडम्पशन किया, बट ये भी कौन सा एक्टिविटी है, फाइनेंसिंग। रिजर्व में जनरल रिजर्व 6 का 60 हो गया। तो एग्जाम में कुछ भी नहीं मिलता है तो यू हैव टू अज्यूम कि ये प्रॉफिट एंड लॉस में से ट्रांसफर किया होगा, और ये ओपनिंग प्रॉफिट और क्लोजिंग प्रॉफिट जो हम डिफरेंस हो गया उसको लेंगे। उसमें मतलब बोरेंस में 4 का 280 हो गया, मतलब रिडम्पशन किया, ये भी कौन सा एक्टिविटी होगी, फाइनेंस। अदर करंट लायबिलिटीज में डिविडेंड पेबल 1,20,000 का 0 हो गया तो ये भी पे किया, ये भी फाइनेंसिंग से लिंक होगा। करंट लायबिलिटीज है तुम्हारा वर्किंग कैपिटल चेंज में आ जाएगा। अरे बोलो समझ में आया। ठीक है, तो अपन ने ये पढ़ लिया। ठीक है, ये प्रोविजन फॉर टैक्स है तो ये है तो ऑपरेटिंग से लिंक, बट सेपरेट वो वर्किंग नोट बना लेंगे इसका। अब असेट में तुम्हारा नॉन करंट असेट पीपीई नोट नंबर 5, तो प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट है, ये ओरिजिनल कॉस्ट है 32 का 38 हो गया तो 6 लाख का परचेज हो गया, बट ये इसमें डेप्रिसिएशन भी ऐड हुआ होगा। नेट ये तुम्हारा इतना इतना दिख रहा है, WDV है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे क्या है, अच्छा ये जो भी होगा वो सब फाइनेंसिंग एक्टिविटी से ही लिंक होगा। इन्वेस्टमेंट 4 का 3,20 हो गया तो बेचा है, इन्वेस्टिंग। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट सेपरेट आ जाएगा। और तो करंट असेट में कुछ नहीं बोला है, देन यू हैव टू अज्यूम कि ये जो भी होगा वो कौन सा एक्टिविटी होगा, वर्किंग कैपिटल में आ जाएगा। कुछ नहीं बोला है तो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें एक पॉइंट आएगा बड़ा इंटरेस्टिंग। सबसे पहले तो उसने बोला है कि द कंपनी सोल्ड 1 प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट फॉर 1 लाख, द कॉस्ट ऑफ विच 2 लाख एंड डेप्रिसिएशन उसके ऊपर कितना था 80, तो 2 लाख के ऊपर 80 का डेप्रिसिएशन था तो उसका वैल्यू बचता है 1,20 के आइटम को 1 लाख में बेचा, इसका लॉस। तो ये अपन वो लेचे बनाएंगे तो उससे भी वो काम हो जाएगा, और ऐसे भी तुमको समझ में आता है क्या हो रहा है। कंपनी ऑल्सो डिसाइडेड टू राइट ऑफ अनदर आइटम ऑफ पीपीई। राइट ऑफ करना मतलब डेप्रिशिएट करना एक तरह से 56,000 का, बट बोला उसके ऊपर ऑलरेडी कितना डेप्रिशिएशन हो चुका है 40,000 का। अब कितना वैल्यू उसका बचा होगा तो जब मैं डेप्रिशिएट करूंगा अभी इसको तो कितने से करूंगा 16 से, तो मैं डायरेक्ट एंट्री पास करता हूँ P&L अकाउंट डेबिट टू पीपीई 16,000 ऐसा। ऑल्टरनेटिव आप एंट्री पास तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू पीपी और P&L टू डेप्रिसिएशन, ये भी पास कर सकते हो। तो कट गया डेप्रिसिएशन कट गया तो मैंने सीधी एंट्री पास कर ली, P&L अकाउंट डेबिट टू पीपी कितना आ गया 16। तो ये मैंने P&L में राइट ऑफ किया होगा, तो जब मैं नेट प्रॉफिट लूंगा तो उसमें मुझे ऐड करना पड़ेगा नॉन कैश आइटम में। राइट ऑफ करने में पैसा ज्यादा नहीं है तो नॉन कैश हो गया तो ऐड बैक करना पड़ेगा। समझ में आया? अरे हाँ कि ना। डेप्रिसिएशन आपको करंट का दे रखा है 3,60,000 का टोटल डेप्रिसिएशन। कंपनी ने कुछ इन्वेस्टमेंट बेचा है 40 जगह प्रॉफिट पे, कितना वैल्यू था वो दे रखा, वो निकालते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। डिबेंचर और प्रेफरेंस को रिडीम किया है, वो बोलते हैं 5% के प्रीमियम पे किया है, तो जब मैं लिखूंगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी तो उसमें मुझे प्रीमियम भी ऐड करना है, जितना पैसा गया वो लिखेंगे। आई गेस ये 1 से 5 के जो एडजस्टमेंट है वो तो बड़े इजी है, मतलब कहीं ना कहीं पे हमने देखे है सीखे हैं पता है अपने। जो सारा गेम है जो मेन मजा है वो इस पॉइंट का है। ये पॉइंट क्या बोलता है, कंपनी डिसाइडेड टू वैल्यू इन्वेंट्री एट कॉस्ट, however whereas the previously the practice was to value the inventory at cost less 10%। इस बार अपने को इन्वेंट्री को वैल्यू करना है कॉस्ट पे, किस पे वैल्यू करना है, जबकि प्रीवियसली हम उसको कॉस्ट से 10% कम पे वैल्यू करते थे। मान लो 100 का है तो 90 पे करते थे,
बट इस बार हमको 100 का 100 करना है। The inventory according to the books on 31st March 2010 was 2,16,000 और उसी पुराने हिसाब से अपन ने जो ओपनिंग इन्वेंट्री वैल्यू किया वो 10% कम का वैल्यू होगा। कितना होगा? 2,16,000। और इस साल का जो इन्वेंट्री है वो करेक्टली वैल्यू हुआ है 3 लाख का। तो मुझे बताओ, जब आप कैश फ्लो बना रहे हो तो आपको सेम पॉलिसी फॉलो करना पड़ेगा। तो आपने इस साल तो बराबर किया है, बट जो ओपनिंग है उसमें दिक्कत है। क्या ओपनिंग बराबर है कि गड़बड़ वाला था? गड़बड़ वाला है। 2,16,000 था, जबकि 2,16,000 नहीं होना चाहिए, पूरा कॉस्ट होना चाहिए था कंपैरिजन के लिए। तो अब 2,16,000 का बेटा है 90% के बराबर है। तुमको रियल वैल्यू लेना चाहिए जो 100% होता, तो तुमको इसका वैल्यू 2,40,000 लेना चाहिए था, बट तुमने कितना लिया? 2,16,000। तो आपने अपना इन्वेंट्री कम दिखाया, तो अभी अपने को इन्वेंट्री का वैल्यू वापस 2,40,000 पे लेकर आना पड़ेगा। तो 2,16,000 से 2,40,000 का सफर है, तो कितना इंक्रीज हुआ? 24,000। ये जो 24,000 का इंक्रीज है, इसका इफेक्ट क्या होगा? इससे अपने को इन्वेंट्री बढ़ाना पड़ेगा, ओपनिंग स्टॉक को बढ़ाना है। तो बेटा जो ओपनिंग स्टॉक बढ़ेगा तो इन्वेंट्री डेबिट होता है, बढ़ाने के लिए डेबिट करना पड़ेगा। तो हम इन्वेंट्री को डेबिट करेंगे, तो एंट्री इसमें पास करेंगे, इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट 2। अब ये गेन होगा, तो ये गेन आएगा पीएनएल में, तो ये 2 प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। बट क्योंकि ये ओपनिंग स्टॉक है तो ये प्रॉफिट भी कौन सा होगा? ओपनिंग, क्लोजिंग, ओपनिंग। तो ये ओपनिंग प्रॉफिट में अपने को यहाँ पे कितना जो डिफरेंस है तुम्हारा 24,000 का, उससे ये एंट्री पास करनी पड़ेगी। नहीं समझा? नहीं समझा? मुंह देख के समझ में आता है मुझे। अब सुनो, ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है? आपका जो बैलेंस शीट है उसमें आपको 2 डेटा दे रखा है, एक है लास्ट ईयर का, ये लास्ट ईयर है, और ये करंट ईयर है। ये लास्ट ईयर है, वो कौन सा है? करंट ईयर। करंट ईयर तो बराबर वैल्यू किया तो उसमें वो दिक्कत नहीं है, बट मैं बोल रहा हूँ जो लास्ट ईयर का डेटा है उसमें गड़बड़ है। उसमें जो इन्वेंट्री वैल्यू की गई है वो कॉस्ट से 10% कम पे की गई है, जबकि रियल में कितनी करनी चाहिए थी? कॉस्ट पे करनी चाहिए, ठीक है? तो अब उसका इफेक्ट देना पड़ेगा। तो अब मुझे बताओ इसका इफेक्ट में कैसे देगा? मेरा स्टॉक इंक्रीज होगा तो स्टॉक अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा। अब ये मेरी बैलेंस शीट में ये लायबिलिटी साइड है, ये असेट साइड है। अब तुम बोलो सर असेट बढ़ा दो, तो जब मैंने असेट बढ़ा दी इधर की, मेरी बैलेंस शीट टैली नहीं होगी, तो मुझे इसके सामने उतनी लायबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी। तो लायबिलिटी में क्या होगा? जब स्टॉक बढ़ता है तो प्रॉफिट भी बढ़ता है, और स्टॉक कम होता है तो प्रॉफिट भी कम होता है। तो मेरा ये ओपनिंग प्रॉफिट जो होगा इस साल का, जो लास्ट ईयर का प्रॉफिट होगा वो बढ़ा दूंगा, तो मुझे ये अपना बढ़ाना पड़ेगा। तो मुझे एंट्री पास करनी है, इन्वेंट्री एंड स्टॉक अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट। बट ये स्टॉक क्लोजिंग नहीं है, कौन सा स्टॉक होगा? ओपनिंग। तो ये प्रॉफिट भी कौन सा होगा? ओपनिंग। तो समझा? तो अब मुझे क्या करना है? यहाँ पे देखो, यहाँ पे मुझे कुछ चेंज करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। जब मैं क्वेश्चन करूंगा तो मुझे उसको माइंडसेट में ध्यान में रखना है कि मैंने क्या किया। तो आपका जो स्टॉक होगा उसको बढ़ा देंगे बेटा। अब मुझे बताओ मेरा स्टॉक इनमें से किस में इंक्लूड होगा? नॉर्मली तो इन्वेंट्री डिफरेंट अलग से आता है, बराबर ना? अब यहाँ पे बताओ, आप पढ़ के बताओ, इन्वेंट्री इनमें से किस में होगा? अदर करंट असेट में। तो मेरा अदर करंट असेट जो है उसमें मेरा मुझे इंक्रीज करना है ओपनिंग में, लास्ट ईयर में 24,000। और मेरी बैलेंस शीट टैली नहीं होगी, देखो ये बढ़ गया, तो मेरी बैलेंस शीट टैली नहीं हो रही है। तो इसके लिए मुझे जो रिजर्व एंड सरप्लस में जो मेरा प्रॉफिट होगा उसमें भी कितना ऐड करना पड़ेगा? 24,000। अब देखो मेरी बैलेंस शीट टैली है, तो जब मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा तो मुझे वो नए वैल्यू से करना पड़ेगा। इन्वेंट्री का वैल्यू भी बढ़ा के लेंगे और प्रॉफिट का वैल्यू भी कौन सा लेंगे? बढ़ा। कुछ आया समझ में? क्या किया? वापस पढ़ लेते हैं। Company decided to value inventory at cost, whereas previously the practice was to value the inventory at cost less 10%. The inventory according to the books 31st March 2010 was 2,16,000. तो वो प्रीवियसली रूल के हिसाब से आपने इसको वैल्यू किया हुआ 2,16,000 पे। करंट इन्वेंट्री आपने करेक्टली वैल्यू किया है, तो दिक्कत की बात नहीं है। तो जो करेक्टली वैल्यू उसको तो छेड़ना ही नहीं है, तो करंट इन्वेंट्री को छेड़ना नहीं है। बट लास्ट ईयर की इन्वेंट्री तो छेड़ना पड़ेगा ना, क्योंकि आपने उसको 10% कम पे किया है। अब आप समझो, आप एक इन्वेंट्री 10% कम ले लो, एक 100% ले लो, तो कैसे चलेगा? वो तो मैच होगा ही नहीं। तो दोनों को अपने को सेम सेम लेना पड़ेगा तभी मैच होगा। तो हमने क्या किया, जो लास्ट ईयर की इन्वेंट्री कम वैल्यू की थी उसको वापस लेके आ गए, बढ़ा दिया। तो अब ऐसा है कि अगर मान लो मेरी लास्ट ईयर की इन्वेंट्री 100 रुपए थी, तो मैंने उसमें 10% 10 रुपए कम किया था, तो मेरा जो रिवाइज्ड वैल्यू था वो 90 रुपए था। अब जो मुझे वैल्यू दे रखा है 2,16,000 रुपए, वो 90 रुपए वाला है।
कम वाला, क्योंकि मुझे इसको वापस ओरिजिनल पे लेके आना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने को आंसर आ जाएगा 16 नहीं सॉरी कितना था, हाँ 2,16,000। अब क्रॉस वेरीफाई कर लो आपको, हाँ 24,000 आ जाएगा। क्या ये तुमको समझ में आया? ठीक है चलो, बस ये थोड़ा एक समझना था, बाकी तो पॉइंट आपको पता है। अरे सॉल्व इसको फिर, चार्जर कहाँ उठा लेते हैं। क्या कर रहे हो, क्या चल रहा है, फोन का इधर उधर, फोन इधर से उधर क्यों हो रहा है, इधर हमारे इधर चार्ज पे कहाँ था, इसका पावर बैंक तो वहां का क्या कर रहा था इसको, ओ भाई क्या चार्जर बॉक्स मांगता रहता तू, क्योंकि तेरे पास तो हाँ, हाँ तो वो सही में होता है ना, नहीं होता है। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। अब वर्किंग नोट बना लेते हैं पहले अपन, ठीक है चलिए। ठीक है लिख दिया भाई कि लास्ट टाइम हमने जो इन्वेंट्री को वैल्यू की थी वो कॉस्ट लेस 10% की थी, इस बार हमको इन्वेंट्री को कॉस्ट पे वैल्यू करना है। कैसे आया वो भी दिखा, बिफोर 90 थी, 90 कैसे आई, कॉस्ट में से 10% कम किया 90 आ गई, और वो 90 अब 2,16,000 के बराबर है। तो इसके लिए आज 10% के लिए कितना होगा, या तुम एक काम कर सकते हो 100 का ले सकते हो, फिर डिफरेंस आपको इंक्रीज करना है, तो वैसे भी कर सकते हो, ये तुम्हारे लिए था। अभी बाकी जो अपने हैं वर्किंग नोट वो देख लो, कौन कौन से अकाउंट बनाने अपने को देखो। जैसे सबसे पहले वही तुम्हारा फेवरेट
प्रोविजन फॉर टैक्स का। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है, 3,40,000। अब अपने को या तो कितना टैक्स पेड किया वो चाहिए या कितना करंट क्या होता है वो चाहिए। चेक करो इस क्वेश्चन में क्या है। तो में से एक आइटम तो चाहिए ना। चेक करो इस क्वेश्चन में कुछ है, कहाँ पे मिलेगा, एडिशन इन्फॉर्मेशन में। चेक करो कुछ भी टैक्स का है नहीं है। अब ऐसे केस में क्या करना, ऐसे केस में आपको एक नॉर्मल रूल अज्यूम करना है, वो है कि जो ओपनिंग बैलेंस होगा वो पेड कर लिया होगा। कि गवर्नमेंट को टैक्स पे करना, तो गवर्नमेंट बड़ी नालायक है, वो अपना पैसा लेके जाएगी। ठीक है, तो आप बोल रहे हो कि मुझे कुछ महीने में टैक्स पे करना है, तो आप ये मानिए ना वो पे कर लिया होगा। जो ओपनिंग है उसको अज्यूम कीजिए पे कर लिया, तो जो बचा हुआ क्लोजिंग होगा वो करंट का होगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ अज्यूम तो 3,60,000 का मैंने पेड मान लिया, तो ये ऑटोमेटिक बैलेंसिंग फिगर आ गया 3,40,000। क्या ये आपको समझ में आया। सेम वैसे डिविडेंड का भी करना है। वैसे इसका भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, अगर आप ये नहीं भी मानते तो भी तुम्हारा टैली होता, क्योंकि जितना तुम पीरियड में ऐड कर रहे हो एट में उतना ही लेस कर रहे हो। चलो डिविडेंड पेबल बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्या इस क्वेश्चन में कोई डिविडेंड पेबल है, हाँ ये रहा 1,20,000 का, बराबर ना। अब क्लोजिंग कितना है, 0 है, तो बस इसमें आप 2 बैंक लिख दो, 1,20,000 पूरा पेड कर लिया, बराबर ना। चलो इसमें कुछ टेंशन ही नहीं है, आगे बढ़े। कुछ इसमें बाकी करंट का डिविडेंड के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो अपना काम हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब वो प्रोविजन फॉर टैक्स में ये भी अज्यूम कर सकते थे कि मैंने 20,000 पेड किया तो भी चलता, भाई 3,60,000 उधर है, 3,40,000 इधर है, 20 का 2 बैंक लिख दो तो भी आंसर सेम ही आएगा, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था। ठीक है, फाइनल आंसर रिमेन सेम, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा तुम्हारा। चलो ये हो गया, तुम्हारा डिविडेंड का भी हो गया। अब बात करते हैं बाकी एसेट्स की। अब बाकी एसेट में क्या है, जैसे पीपीई है अपने पास में, बराबर ना, तो ये पीपीई का अकाउंट बनाएंगे। अब अगेन यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे 2 मेथड अपने पास में थे, एक था ओरिजिनल कॉस्ट और दूसरा WTV। और आप देखते हो यहाँ पे ओरिजिनल कॉस्ट मेथड यूज किया गया है। कौन सा मेथड यूज किया है, ओके। मैं इस क्वेश्चन को 2 मेथड से कर सकता हूँ, ओरिजिनल कॉस्ट से भी कर सकता हूँ, WTV से कर सकता हूँ। मैं WTV से करेगा वो प्यारा है, उसमें क्या झंझट नहीं है, टेंशन नहीं है, वो सीधा क्या काम हो गया। ठीक है, मैं उससे भी कर सकता हूँ, दोनों से कर सकते हैं, मैं सिंपल रख रहा हूँ, मैं WTV से कर रहा हूँ, क्योंकि एट द एंड अपने को कैश फ्लो में चीजें चाहिए, वो तो दोनों में सेम ही आती है, तो उसको फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब WTV में कैसे करना, ध्यान रखना कि मैं यहाँ पे WTV से इसको कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं हमेशा मैं ओपनिंग WTV लूंगा, क्या लूंगा, नाम ही WTV से लेना, तो ओपनिंग WTV मतलब 32 लाख लेना है कि 22,80,000 लेना है, ध्यान रखना। अब यहाँ पे क्लोजिंग लूंगा, कितना क्लोजिंग बेटा, 26,40,000। इसके अलावा मुझे थोड़े से एडजस्टमेंट करने हैं क्वेश्चन के जो दे रखे हैं। जैसा कि इसने बोला है कि पीपीई आपका 1,00,000 का था, उसका 1,00,000 में बेचा है, 2,00,000 का था, 80 का उसका डेप्रिसिएशन था। तो अब आपको ये सोचना है कि जो मैंने बेचा है उसकी WTV कितनी है। 1,20,000 भाई, 2 का ओरिजिनल कॉस्ट था, 80 का ये था, तो 1,20,000 का WTV था, तो WTV इसका 1,20,000 था। तो जब मैंने क्या बोला था, अगर मैं WTV पे मेंटेन कर रहा हूँ तो जो लेस होगा वो भी क्या होगा, WTV होगा। बट उसको कुछ पार्ट में अपन ले सकते हैं, जैसे उसमें डेप्रिसिएशन होगा, उसमें बैंक बैलेंस होगा, उसमें लॉग गेन या लॉस होगा। तो कैसा करना मैं बता देता हूँ। यहाँ पे मैं लेता हूँ बाय बैंक,
बैंक अकाउंट, बैंक में जो पैसा आया, तो मेरा पैसा 1 लाख के आया है। अब मुझे बताओ, क्या मुझे 1 लाख माइनस करना था कि WDV का जो 1,20,000 होता है वो माइनस करना था? 1,20,000, 1 लाख के आइटम को, 1,20,000 के आइटम को मैंने 1 लाख में बेचा, कितना लॉस हो गया? 20। बीस हजार। बोलो क्या ये आपको समझ में आया? तो डाउट है? अब अपने को डेप्रिसिएशन की बात करनी है। किसकी बात करनी है? क्या क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन का रेट दे रखा है? हाँ, अमाउंट ही दे रखा है, तो हमारे तो बढ़िया है। कितना अमाउंट है? 3,60,000। इसमें इंक्लूडिंग सेल बिल के सब इंक्लूड है, तो अलग सोच करना नहीं है, तो मैं सीधे बाय डेप्रिसिएशन लिख देता हूँ। ये लो। अब जो इधर डिफरेंस आ रहा है उसको अपन ये अज्यूम कर सकते हैं वो हमने खरीदा होगा। बताओ कितना आया? 8,40,000। अब बताओ क्या समझ में नहीं आया इसे? मैंने कोई अलग से ओरिजिनल कॉस्ट, क्लोजिंग फॉर डेप्रिसिएशन ऐसा कुछ भी बनाया सीधा। अब इसका इफेक्ट मुझे कैश फ्लो में बताओ। डेप्रिसिएशन जो है नेट प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा, लॉस भी ऐड हो जाएगा, और जो खरीदा है वो तुम्हारा कौन सी एक्टिविटी में आएगा? इन्वेस्टिंग। और जो बेचा है उसका भी पैसा कहाँ पे आएगा? इन्वेस्टिंग। खत्म हो गया। बोलो समझा? हाँ, क्यों? अच्छा हाँ, ये लिखते टाइम टाइपिंग टाइपिंग राइटिंग मिस्टेक बस। हाँ अच्छा, वो बाकी है, रुको रुको, अभी वो बाकी है, वो करना बाकी है। ये हो गया एक वाला, एक बार ये हो गया अपना फर्स्ट वाला हो गया। अरे हाँ कि ना? चलो अभी दूसरा बचा है ये वाला, ये भी पीपी का ही है क्या? हाँ, ये भी पीपी का ही है, और अपना जो ब्लॉक है वो भी पीपी का ही नाम से है, तो ये इसी की बात का, तो वो रह गया अपना। चलो वो भी कर लेते हैं। अब वो कैसे करना है वो देखो, उसकी एंट्री मैंने बताई थी, क्या एंट्री होती है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पीपी, तो इसमें बाय P&L करके आ जाएगा, तो ये थोड़ा चेंज हो जाएगा अपना 16,000 से। बाय P&L अकाउंट, इसको बोलेंगे राइट ऑफ किया, क्या बोलेंगे इसको? ले लेते हैं इसको। नहीं नहीं, उसमें वो 40,000 ऐड था, तो हमने वापस उसको लिया नहीं, टोटल 56 था, उसमें 40 ऑलरेडी ऐड है, उसको लेना नहीं है, जो बचा हुआ जो है 16 उसको लेना है। तो बाय P&L अकाउंट, रिटर्न ऑफ, ठीक है, 16,000। तो बचा हुआ मेरा क्लोजिंग बैलेंस था ना, क्लोजिंग तो दे रखा था ना अपने को, 26,40,000। तो ये आ गया, आई गेस कितना गया? 8,56,000 ना। हाँ चलो, पूरा समझ में आया ये वाला, बस वो रह गया था, मुझे लगा कि दूसरे सबका इसका ही है। चलो बोलो एक बार वापस देखो, कुछ नहीं समझ में आया तो आप बोल सकते हो। क्या? और क्वेश्चन पढ़ के देखो, क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपने क्या लिखा है? कंपनी ऑल्सो डिसाइडेड टू राइट ऑफ अनदर आइटम ऑफ पीपी 56,000, बट बोल रहे 40 तो डेप्रिसिएशन में ऑलरेडी हो चुका है, तो कितना बच गया? 16,000, उसको राइट ऑफ करना है, तो उसकी एंट्री क्या होती है? P&L अकाउंट डेबिट टू पीपी, तो पीपी में लेजर पोस्टिंग बाय P&L आएगा कि नहीं आएगा? अरे बोलो समझा? आगे बढ़ते हैं। तो ये पीपी का अकाउंट हो गया, और किसका बनाओ बदलो बोलो? ये तो तीनों पीपी से लिंक था, तीनों ही हो गए उसमें, एक पॉइंट में आ गए। इन्वेस्टमेंट है बेटा, इन्वेस्टमेंट बनाना पड़ेगा, कितना बेचा वो थोड़ी पता है अपने को। हाँ, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाओगे तो पता चल जाएगा। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना इन्वेस्टमेंट का वैल्यू बताओ? ओपनिंग 4 लाख, बस सिर्फ 4 लाख।
क्लोजिंग 3,20,000 हमको पता है हमने बेचा है बराबर ना, तो बाय बैंक अकाउंट। अब कितना है वो नहीं दे रखा, बट प्रॉफिट दे रखा है, टू प्रॉफिट ऑन सेल 40। तो बताओ क्या हम ये बैलेंस शीट निकाल सकते हैं? 1,28,000 1,20,000 बराबर ना, ये सोल्ड होगा। देख लो 1,20,000 में बेचा होगा, 40 का गेन होगा, तो उसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 80,000। तो अगर आपने 4 लाख में से 80,000 का बेच दिया वैल्यू का, तो कितना बचा होगा? 3,20,000 मिल गया। क्या बोला, समझ में आया भाई? 4 लाख का टोटल था, तुमने कुछ बेचा है 40 के प्रॉफिट पे, तो हमको पता है कि अगर मैं एक मान लेते हैं, क्रॉस वेरीफाई करा रहा हूँ, 1,20,000 का अपना टोटल पेमेंट मिला होगा, उसमें 40 का प्रॉफिट था, तो जो उसकी रियल वैल्यू होगी कितनी होगी? 80,000 होगी। तो 4 लाख में से 80,000 का मैंने वैल्यू का बेचा होगा, तो जो मेरा क्लोजिंग वैल्यू होगा वो 3,20,000 होना चाहिए। हो रहा है? अरे बोलो, समझा? चलो ये भी हो गया। अभी क्या बचा? डिबेंचर विबेंचर तो डायरेक्ट कर लेंगे, उसमें कुछ नहीं है, बस यही था। बस वो प्रॉफिट को आपको थोड़ा सा वो करना सीखना पड़ेगा कि उसकी अपने को एंट्री पास करनी थी, उसका इफेक्ट देना पड़ेगा, ठीक है? वो एंट्री मैंने बताया था कि इसकी जो एंट्री होती है वो होती है इन्वेंट्रीज अकाउंट डेबिट, ओपनिंग स्टॉक, बस ये इतना इनफ हो गया। क्या कैश फ्लो बना सकते हैं अभी? हाँ, करें शुरू। चलो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है? अब सुनना, सबसे पहले लेंगे अपन प्रॉफिट, बराबर ना। अभी नेट प्रॉफिट मुझे ओपनिंग माइनस क्लोजिंग करके वो लेना है, तो यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो क्वेश्चन में दे रखा है 3,40,000 और 2,40,000 का डिफरेंस। हाँ हाँ, वो करता हूँ मैं। अभी तो सुनो सही, कितना है? 3,40,000 और 2,40,000 है ना? 3,40,000 क्लोजिंग है। अब जो ओपनिंग होगा वो चेंज हो जाएगा, तो 2,00,000 कितना था? 40,000। अब इसको चेंज कर लिया, इसमें 24,000 वो ऐड कर लिया इन्वेंट्री का, ऐसा। अब बताओ कितना आया? कितना? 76। बोला समझ में आया ये वाला? इसमें अपने को वो 24,000 ऐड करना था, और जो अदर करंट एसेट होगा उसमें भी अपने को 24,000 ऐड करना था, समझे? चलो अब सुनो, ये प्रॉफिट फाइनल प्रॉफिट है, तो मुझे पता है रिजर्व में सरप्लस में तो ट्रांसफर टू रिजर्व करता हूँ और डिविडेंड डिक्लेयर करता हूँ, दो चीज करता हूँ। अब क्या है यहाँ पे मैंने ट्रांसफर टू रिजर्व किया होगा,
बड़ा है, और कुछ क्वेश्चन में बताया नहीं क्यों बड़ा है, तो हम यही मानते हैं प्रॉफिट मैच से ट्रांसफर किया हुआ इसके लिए बड़ा है, तो वो इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो 1,60,000 का ऐड हो जाएगा, इसमें ऐड करेंगे ट्रांसफर फ्रॉम P&L ट्रांसफर टू रिजर्व, ऐड कर लिया। अब दूसरा डिविडेंड का क्वेश्चन, डिविडेंड करंट ईयर में डिक्लेयर किया है नहीं, पुराना था वो पेड किया, कोई डिक्लेयर किया वो किया होता तो वो भी ऐड करता। चलो अब जो आएगा उसे बोलते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। कितना आया बताओ। अब इसमें ऐड कर लो प्रोविजन फॉर टैक्स। तो प्रोविजन फॉर टैक्स अगर मैं बोलूं तो अपन ने बाकी नोट में बनाया था इधर, ये देखो 3,40,000। तो अभी जो आएगा उसे बोलेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स। चलो कितना आया, बोलो क्या ये आपको समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जो आपने बाकी एडजस्टमेंट किया था उसका इफेक्ट देना पड़ेगा। जैसे यहाँ से मैं बात करूँ तो प्रोविजन का हो चुका है, डिविडेंड का कुछ है नहीं, पीपी की बात करते हैं। जो आपने राइट ऑफ किया था पहले तो उसकी बात करते हैं। कितना राइट ऑफ किया था बेटा? 16,000, तो वो उसमें ऐड करना पड़ेगा नॉन कैश आइटम में। इसके अलावा क्या आएगा? डेप्रिसिएशन आएगा 3,60,000। चलो इसके अलावा गेन या लॉस भी आएगा, आई गेस लॉस था ना, हाँ लॉस था। $20,000। ठीक है, तो ये सब हो गया। बाकी तो इसमें कोई पीएनएल में इफेक्ट नहीं है। तो आप देखो पीएनएल में 3 चीजें आती थी, लॉस, डेप्रिसिएशन और प्रॉफिट। जो राइट ऑफ किया वो तीनों ऐड कर लिए। इन्वेस्टमेंट में कोई है लॉस? हाँ गेन है, तो वो माइनस कर लेंगे, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। कितना है? 40,000। चलो भैया ये भी हो गया। और बस अब प्रीमियम। हाँ जी, ये प्रीमियम देखिए, अगर हमने डिबेंचर को रिडीम किया है उस पर जो प्रीमियम हुआ है तो कहीं ना कहीं तो गया होगा। अब अगर वो प्रीमियम रिजर्व एंड सरप्लस में दिखता होता तो मान लेते हैं वहां पे डाला है, बट वहां पे नहीं दिख रहा है, इसका मतलब वो प्रॉफिट एंड लॉस में ही डाला हुआ इन लोगों ने। अब हमको पता कि ये प्रीमियम प्रॉफिट एंड लॉस में गया है तो ये नॉन ऑपरेटिंग आइटम हो गया, तो इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा। अब आप पहले बताइए कि वहां पे प्रॉफिट लॉस में इनकम दिखाया होगा या एक्सपेंस दिखाया होगा? एक्सपेंस, लॉस है ना रिडम्पशन पे, तो अब वो पहले माइनस क्या होता, अब क्या हो जाएगा? ऐड। ठीक है, था एक तो डिबेंचर था, चलो अमाउंट बताओ कितना है? सेम सेम है, तो 6,000 इसका भी 5% ना, जितना रिडीम हुआ है जो डिफरेंस है उसका 5%, सिंपल। समझा कैसे आया 6,000? भैया तुम्हारा ये देखो 4 लाख से 280 हो गया। इसका 5% ऐसा, और इधर देखो डिबेंचर 4 का 280 सेम का सेम ही है। ठीक है, तो ओपनिंग माइनस क्लोजिंग रिडम्पशन आ गया, उसके ऊपर 5% का होगा। चलो और कुछ है क्या? एक बार एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमेशा देखना, डेप्रिसिएशन हो चुका है, लॉस हो चुका है, गेन उसके राइट ऑफ हो चुका है, डिबेंचर का हो चुका है, बाकी इसमें कुछ हो तो होगा नहीं, खत्म। इंटरेस्ट, मैंने अपना हिडन एडजस्टमेंट हमेशा चेक करना है, वो कौन सा होता है? इंटरेस्ट का। अब चेक कर लेते हैं, अगर रेट दे रखी है तो 4 लाख के ऊपर
9%, कितना होता है 36, बराबर है। रिडीम हुआ, आप ये अज्यूम करोगे ये लास्ट डे पे हुआ, कुछ बोला नहीं तो हम ये अज्यूम करते हैं कि लास्ट डे पे हुआ होगा। कुछ बोला है क्या? नहीं, तो फिर डेट आपको अपने हिसाब से माननी है, ठीक है। देखो नहीं बोला भी है ईयर एंड, तो पहले वो चेक करो। तो बात वही, हमने भी वही अज्यूम किया था ईयर एंड में हुआ है, तो आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट की बात करनी है। तो इंटरेस्ट तो पूरे पे मिलेगा, फिर 4 लाख में देना पड़ेगा। तो लास्ट में कर लेते हैं इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, ठीक है। 4 लाख कितना परसेंट? 9%, तो ठीक है इतना कुछ। अब बताओ ये क्या आया? 9,80,000। क्या बोलेंगे इसे? चलो यहां तक किसी को डाउट है तो आप बोल सकते हो। अब वर्किंग कैपिटल वाली बात कर लो। चलो बताओ भैया वर्किंग कैपिटल में क्या क्या आएगा। तो स्टार्ट से देखते हैं। सीधा मेरा पहला है अदर करंट लायबिलिटीज, बराबर ना। अब उसमें क्या क्या है वो देख लो। अदर करंट लायबिलिटीज में डिविडेंड पेबल था, तो कुछ काम का है नहीं, वो तो फाइनेंसिंग में आएगा। करंट लायबिलिटीज दे रखा है, तो वो देखिए अब 4,80,000 का 5,20,000 हो गया, इंक्रीज हुआ तो प्लस होगा। बताओ कितना होगा इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज? 40,000, ठीक है। उसके बाद क्या क्या बेटा वो देखो, 40 तो ये हो गया। फिर फिर तो लायबिलिटी तो हो गया, असेट में आते हैं। असेट में क्या है? पीपीई तो होगा नहीं, इन्वेस्टमेंट होगा नहीं, कैश एंड कैश, अदर करंट असेट है। बट वेट, उसमें आपको पता है ना 11,10,000 नहीं लेना है। हाँ, तो आपका हुआ है ये इंक्रीज, हाँ इंक्रीज हुआ है। तो कितना इंक्रीज लेंगे? तो आप देखिए क्लोजिंग अपने को पता है 11,50,000 का, एक क्लोजिंग है, माइनस ओपनिंग करते हैं। बट ओपनिंग देख लो जो था वो तो है ही है, 11,10,000 तो है ही है, प्लस 24,000 और लेना पड़ेगा, ठीक है। ये एडजस्टमेंट वाला था। चलो तो बताओ कितना इंक्रीज हुआ? 16। और कोई एसेट है क्या? और तो कुछ नहीं है, बस खत्म। चलो कितना आता है? कितना आया? 10,04,000। इसमें से इनकम टैक्स पेड, दो मिनट को। ये अपना वर्किंग नोट था, आपने बनाया था इनकम टैक्स पेड का, ठीक है। आपने वही अज्यूम किया था, ओपनिंग था वो पेड कर लिया, तो 3,60,000 का पेमेंट हो गया। कितना आया? बोलो, ये था तुम्हारा पहला एक्टिविटी, कौन सा वाला? ऑपरेटिंग। और दूसरा कौन सा आएगा? इन्वेस्टिंग। चलो इन्वेस्टिंग का बताओ भैया, फिर क्या आएगा?
सबसे पहले बेचा तो वर्किंग नोट बनाए थे, देख लो उसमें पीपी को बेचा था बराबर ना, इन्वेस्टमेंट को भी बेचा था। तो पीपी को बेचा था अपन कितने में, 1 लाख में, और इसको 1,20,000 में। ठीक है, कुछ इंटरेस्ट मिलता है इसके ऊपर, नहीं मिला तो मिल जाता अपने। ठीक है, परचेज के तो माइनस कर लेंगे, क्या परचेज किया था अपन ने, कितना, 8,56,000। और कुछ परचेज किया है, नहीं, 2 लाइन छोड़ देता हूँ, बाई चांस सोच रहेगा तो अपन एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम, नेगेटिव आ रहा है ना, नेट कैश यूज्ड, कितना आया, लास्ट वन, पहले पैसा लाने की बात करते हैं तो शेयर्स देख लेते हैं। 12 का 16 हुआ था बराबर है, तो कितना 4 लाख का लाया था, बस एक तो पैसा यहाँ से आया था, अब पैसा जाएगा रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, ठीक है, कितना 2,80,000 प्लस 5% प्रीमियम, 86 बराबर ना है, नहीं नहीं कितना था ये, ऊपर किया ना अपन ने, 1,20,000 था, सॉरी वही पूछ रहा हूँ, 1,20,000 था प्लस 5%, 1,20,000 सेम का सेम आएगा, डिबेंचर इंटरेस्ट भी पे कर लिया, कितना पेड किया था, 36, चलो उसके बाद डिविडेंड भी पे किया पूरा का पूरा बराबर ना, कितना था, 1,20,000, बस बताओ 8,000, चलो देखो 6,44,000 में से 6,36,000 माइनस कर लो, कितना आया, नील, और ओपनिंग बैलेंस कितना है, फिर क्लोजिंग उतना ही है, फिर बराबर है, $10,000 ना, और समझ में आया तुमको ये वाला, ये था एक छोटा मोटा क्वेश्चन, ये लिखना तुमको, चलो कॉपी हो गया, अब लास्ट क्वेश्चन बचा है वो कर लेते हैं, फिर आपको ब्रेक दे दूंगा, ठीक है। 30 एबीसी लिमिटेड गिव द फॉलोइंग बैलेंस शीट, आपको 31 मार्च 10 और 11 दे रखी है, आपको कैश फ्लो बनाना है बाय इनडायरेक्ट मेथड। चलो सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, बेटा 50 का 50 है, कोई इशू नहीं है यहाँ पे। रिजर्व एंड सरप्लस 26,50,000 का 36,90 हो गया, तो ये अपने को इसमें जो एडजस्टमेंट हो गए वो अपने आ गए,
नॉन करंट लायबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरिंग दे रखा है, 0 का 9 लाख हो गया। नोट के साथ में पढ़ता हूँ तो लॉन्ग टर्म बोरिंग में यहाँ पे है डिबेंचर्स जो कि एंड में इशू की है, तो इंटरेस्ट की बात नहीं करनी है, ठीक है। कौन सी एक्टिविटी में आएगा ये, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, ठीक है। उसके बाद शॉर्ट टर्म बोरिंग लिया बेटा, बैंक लोन दिया, ये भी कौन सी एक्टिविटी में आएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। ट्रेड पेबल कहाँ पाएगा, वर्किंग कैपिटल चेंज में। अब लायबिलिटीज नोट के साथ में पढ़ना पड़ेगा। डिविडेंड पेबल फाइनेंसिंग एक्टिविटी से लिंक होगा। लायबिलिटी फॉर एक्सपेंसेस वर्किंग कैपिटल में लिंक होगा, ठीक है। उसके बाद में क्या है, पीपीई, ये तुम्हारा इन्वेस्टिंग से आएगा। करंट असेट में करंट इन्वेस्टमेंट, ये भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा, ठीक है। आपने खरीदा है, बढ़ गया ना, खरीदा होगा। इन्वेंट्री कहाँ पाएगा, वर्किंग कैपिटल चेंज में आएगा। ट्रेड रिसीवेबल कहाँ पाएगा, वर्किंग कैपिटल चेंज में आएगा। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कहाँ पाएगा, कैश लास्ट में सेपरेट आएगा। अदर एक्सपेंस में प्रीपेड एक्सपेंस है, ये भी कहाँ पाएगा, वर्किंग कैपिटल चेंज में आएगा। तो पहला काम तो हमारा यही था, ठीक है। अब यहाँ पे जब डेटस दे रखा है तो डेटा, अब पहले ये देखो पीपी जो दे रखा है उसमें प्लांट एंड मशीनरी, डेप्रिसिएशन और कैरिंग अमाउंट भी दे रखा है। तो मुझे बताओ मुझे कौन सा देना है, कैरिंग अमाउंट। उसके बाद में ट्रेड रिसीवेबल है तो यहाँ पे ग्रॉस दे रखा है, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट भी दे रखा है, नेट भी दे रखा है, तो मुझे नेट ही देखना है। अब क्या बोला है, नेट प्रॉफिट फॉर द करंट ईयर, यहाँ पे क्लियरली आपको प्रॉफिट दे रखा है। ये मान लिए मुंह में लड्डू जैसी बात हो गई, मुझे फालतू टेंशन करनी नहीं है। तो नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर दे रखा है, आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन 1,80,000 इज 10,40,000। तो ये 10,40,000 का प्रॉफिट है, दिस इज आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन। तो अगर मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें डेप्रिसिएशन ऐड करना पड़ेगा, खत्म, ठीक है। उसके बाद में क्या है, ट्रेड रिसीवेबल 2,30,000 वर डिटरमाइंड टू बी वर्थलेस एंड वर रिटन ऑफ अगेंस्ट द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। ये हमने कहीं तो पढ़ा था, क्वेश्चन नंबर 1 मतलब 9, मतलब आपने अपना इसका पहला प्रैक्टिकल क्वेश्चन, उसमें मैंने बताया था कि ये एंट्री होती है बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, याद आया, बराबर है। तो अब ये जो है आपका जो बैड डेब्ट्स हुआ है अपना एंट्री होती है बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, और ये बैड डेब्ट्स ट्रांसफर होता है प्रोविजन में, तो एंट्री होती है प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स, ये एंट्री होती है। क्या इस एंट्री का इफेक्ट यहाँ पे आएगा पीएनएल में, नहीं, तो ये कुछ काम का नहीं है, नो एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड, कुछ करने नहीं, इग्नोर, बस इसके अलावा कुछ है ही नहीं, इसमें कुछ है ही नहीं, एडजस्टमेंट हो गया। अब इसमें क्या आता है, प्रोविजन फॉर टैक्स की बात करता है, क्योंकि ये आपने टैक्स दे रखा होगा, तो क्या इसमें प्रोविजन फॉर टैक्स है, वो भी नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया। तो जब आप यहाँ पे आप लोगे डेटर्स का इंक्रीज डिक्रीज, तो आपको ऊपर वाला नहीं लेना है, ठीक है, आपको नीचे वाला लेना है। तो लिखना शुरू करो, मैं बोलता हूँ तुम लिखते जाओ, चलो लिखो। एबीसी लिमिटेड कंपनी का नाम लिखो, एबीसी लिमिटेड। लिखो कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2011। फॉर्मेट बताओ, मतलब पर्टिकुलर अमाउंट रुपीज वो सब लिखो। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी वो भी लिख देना। डन, तो लिख दिया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी समथिंग लिख दिया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले लिखेंगे नेट प्रॉफिट, क्या लिखेंगे, ठीक है, क्या बोला, नेट प्रॉफिट कितना लिखोगे, 10,40,000। अब इसमें ऐड करो डेप्रीशिएशन 1,80,000,
ठीक है, और इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है जिसका इफेक्ट इतना है, तो दिस इज कॉल्ड ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। लिख दिया आपने, क्या लिखा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, कितना आया? हाँ, अब इसमें लिखो वर्किंग कैपिटल चेंज वाला, तो क्या क्या चीज आएगी वो देख लो यहाँ से। सबसे पहले अपन लिखते हैं यहाँ पे ट्रेड पेबल, तो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो लिखो डिक्रीज इन ट्रेड पेबल, माइनस करोगे डिक्रीज इन ट्रेड पेबल, क्या करोगे, माइनस करोगे, करो 60,000। उसके बाद में क्या आएगा देखो, अगर लाइबिलिटीज में क्या था एक बार तो देख लेते हैं, डिविडेंड तो आएगा नहीं, लाइबिलिटीज फॉर एक्सपेंस डिक्रीज हुई है, तो ये भी पेमेंट किया होगा, तो लिखो डिक्रीज इन लाइबिलिटी फॉर एक्सपेंस, ये भी माइनस होगा। कितना डिफरेंस निकालो, 50,000 का 60,000 ना। चलो उसके बाद में क्या आएगा यहाँ पे, और क्या था यहाँ पे, इन्वेंट्रीज, देखो इन्वेंट्री क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है, ऐड होगा, ऐड करो डिक्रीज इन इन्वेंट्रीज, किया आपने, ठीक है, और क्या है, हाँ तो ये 22,40,000 जो है वो नेट ही है, तो अब देख लो इससे नेट से कर लो, 22,40,000 का 26,40 हो गया, मतलब इंक्रीज हुआ है, तो पैसा गया, क्या आया, गया, माइनस, माइनस इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, दोनों का डिफरेंस निकालो। हम्म, किया, चलो उसके बाद में क्या, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, अदर करंट असेट है वो इंक्रीज हुआ है, तो फिर माइनस करो इंक्रीज इन अदर करंट असेट, इंक्रीज इन अदर करंट असेट, कितना आया, हाँ क्या बोलेंगे इसको, नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन 7,60,000 आया, माइनस इनकम टैक्स पेड जो कुछ नहीं है तो डैश, तो सेम का सेम नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, बताओ क्या ये तुमको समझ में आया, तो आपका नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कितना आ गया, 7,60,000, अंडरस्टूड। अब दूसरा हेडिंग डालेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंस इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, अब इन्वेस्टिंग में क्या आता है बताओ बेटा, एक तो पीपी आएगा और इन्वेस्टमेंट आएगा, तो पहले पीपी की बात कर लेते हैं। पीपी देखो, अब यहाँ पे क्वेश्चन में आपको 21,20,000 ये दे रखा है, 32,80,000 हो गया है, बराबर ना, और डेप्रिसिएशन भी है, तो क्या मैं निकाल सकता हूँ कितना पीपी परचेज किया होगा, हाँ, तो देखो कैसे इसका वर्किंग बनाते हैं, पीपीई, अब मैं डब्ल्यू पे ले रहा हूँ, ओरिजिनल कॉस्ट पे ले रहा नहीं हूँ, मैंने पहले ही बोला अपन उससे करेंगे, तो कितना है 21,20,000, बाय बैलेंस कैरी डाउन वो है 32,80,000,
बाय डेप्रिसिएशन, कितना डेप्रिसिएशन 1,80,000, तो टू बैंक बैलेंसिंग निकालो। $13 लाख, ठीक है, ये तुम्हारा आ गया, बाद में कॉपी कर लेना। अभी लिख दो उधर परचेज ऑफ पीपीई, तो परचेज ऑफ पीपीई 13,40,000 नेगेटिव में 40,000, 13,40,000, 13,40,000 नेगेटिव में परचेज ऑफ पीपीई। एक और इन्वेस्टमेंट भी है इसमें, बराबर ना, पीपीई में, पीपी के नीचे इन्वेस्टमेंट, ये भी बढ़ गया है, मतलब परचेज किया होगा तो डायरेक्ट इसमें तो कुछ है भी नहीं, डेप्रिसिएशन वगैरह कुछ होता ही नहीं है, तो सीधा लिख दो परचेज ऑफ करंट इन्वेस्टमेंट। कितना बड़ा बेटा, 1180 से 15 लाख हो गया, तो हाँ 320 का माइनस में लिखो, दोनों नेगेटिव में है, नेगेटिव नेगेटिव ऐड कर लो, 16,60,000। नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ये कितना हो गया नेगेटिव में, 16,60,000, 16,60,000। अब तीसरा हेड आएगा, क्या आएगा अपना, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। चलो फाइनेंसिंग में बताया था, एक तो आपने डिबेंचर इशू किया है, तो करो, लिखो इश्यू ऑफ डिबेंचर 9 लाख, इश्यू ऑफ डिबेंचर कितना, 9 लाख। आगे बढ़िए, बैंक लोन टेकन 1,50,000, और टर्म जो है ना बोरिंग, उसमें देखो बैंक लोन आया, तो बैंक लोन टेकन कितना, 1,50,000, दो चीजों का पैसा आया। अब कहाँ का जाएगा, डिविडेंड, तो आप देखो डिविडेंड में कुछ है नहीं, तो जो ओपनिंग था वो क्लोजिंग खत्म हो गया क्लोजिंग में, तो सीधा लिख दो डिविडेंड पेड 1,50,000, ओपनिंग था 1,50,000 का बाकी था, एंड में आते थे खत्म हो गया, मतलब पे किया होगा, तो माइनस डिविडेंड पेड कितना, 1.5 लाख, 9 लाख पॉजिटिव में आया। देखो नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, लिख दिया आपने। अभी तीनों का टोटल मार्क बताओ क्या आया, नील। नेट इंक्रीज डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, नील। नेट इंक्रीज डिक्रीज कैश इन कैश इक्विवेलेंट कितना आया, नील, ठीक है। अब इसमें ऐड कर लो ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो ये है 15,20,000, तो क्लोजिंग जो आएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट वो भी कितना आएगा, 15,20,000, ठीक है। ऐसे का आंसर देख लो, उसमें बस एक थोड़ा सा गड़बड़ होगा, बाकी सब बराबर है, मतलब उन्होंने वो प्रोविजन फॉर बेड एंड डाउटफुल डेट को ऊपर नीचे किया है, अपन ने नहीं किया, अपन ने जो था वो सीधे से चलाया है, ठीक है। तो अपना फाइनल आंसर रिमेन सेम, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये देख लो, ऑपरेटिंग का 7,60,000 आ गया, इन्वेस्टिंग का सेम आया, फाइनेंसिंग का भी सेम आया, और सेम बाकी आंसर भी सेम का सेम है। अपन ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं किया, अपन ने सीधा सीधा रखा, समझ में आया। इसने क्या किया है, वो बेडर्स वाला एडजस्टमेंट कराया बुक्स में, अरे एक खुद ही नीचे बोलता है कि वो ऑल्टरनेटिव है, तुम चाहे तो उसको मत करो, तो हम तो सिंपल वाला करेंगे, हम तो ऑल्टरनेटिव लेंगे भाई। अगर दो ऑप्शन है, या तो उसका एडजस्टमेंट करो या मत करो, मैं बोला नहीं करने का, छोड़ो, ऑल्टरनेटिव आंसर है ना, मत करो, समझ में आया। तो इसने बोला भी है क्या, यू कैन इग्नोर, देखो एडजस्टमेंट ऑफ राइटिंग ऑफ बेडर्स में बी इग्नोर and the solution can be given on the basis of figure of trade receivable and provision for doubtful debts appear। हम तो उसी पे दे रहे हैं, उसने वो एडजस्टमेंट करके दिया है, तो उसमें अपने को जाना, एक भी जाने का। इसके साथ में ये चैप्टर क्या होता है, पता की